नमस्ते छात्रों। आशा है आपका दिन अच्छा था। आज के सत्र की शुरुआत करने के लिए मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा। आपको इन्हें ध्यान से देखना है। मुझे यकीन है कि आप पहचान गए होंगे कि ये किस चीज के बारे में है। क्या आप में से कोई खड़े होकर बता सकता है कि इन सब चित्रों में क्या समानता है? सही कहा। हम एक गंभीर समस्या के बारे में बात कर रहे हैं जो हर जगह पाई जाती है। धौंस जमाना और धमकी देना। धौंस और धमकी का मतलब क्या होता है? कुछ लोग ऐसे ही मजा लेने के लिए धमकी देते हैं या धौंस जमाते हैं। वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी दूसरे व्यक्ति को धमकाते या उसका मजाक उड़ाते हैं। आइए फिर से कहें, कुछ लोग ऐसे ही मजा लेने के लिए धमकी देते हैं या धौंस जमाते हैं। वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी दूसरे व्यक्ति को धमकाते या उसका मजाक उड़ाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति हकलाता है, तो धौंस जमाने वाले व्यक्ति को उसकी नकल करके उसका मजाक उड़ाने में मजा आता है। क्या हम एक और उदाहरण देखें? कल्पना कीजिए कि 5वीं कक्षा के कुछ छात्र स्कूल के मैदान में फुटबॉल खेलने जाते हैं। तभी 10वीं कक्षा के छात्र भी वहां खेलने आ जाते हैं। वे उन्हें कहते हैं कि फुटबॉल हमारे जैसे बड़े लोगों का खेल है, यहां से भाग जाओ और जाकर लुक्का छिपी खेलो। धौंस या धमकी केवल दो लोगों के बीच नहीं होती, दो समूहों के बीच भी हो सकती है। कभी कभी एक समूह किसी व्यक्ति को धमका सकता है या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। हम सब ने कभी ना कभी धौंस या धमकी का सामना किया होगा, है ना? शायद हमने कभी किसी और को धमकाया भी होगा, है कि नहीं? आइए धौंस और धमकी के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करें। क्या हाल ही में किसी ने आपको धमकाया या आप पर धौंस जमाई है? क्या आप इस अनुभव के बारे में अपने मित्र को बता सकते हैं? आपको यह बताना है कि आपके साथ क्या हुआ था। धन्यवाद। धौंस और धमकी बोलकर दी जा सकती है और कुछ करके भी। अगर केवल बोलकर धौंस जमाई जाए या धमकी दी जाए तो वह शाब्दिक होती है, पर जब कुछ करके धमकी दी जाए तो वह शारीरिक धमकी कहलाती है। शाब्दिक धौंस और धमकी ये भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। इसके कुछ उदाहरण हैं। कोई नाम लेकर चिढ़ाना, अपमान करना, मजाक उड़ाना, बदनाम करना, अफवाह फैलाना, धमकी देना। शारीरिक धमकी से चोट लग सकती है, दुख पहुंचता है और किसी की संपत्ति को नुकसान भी हो सकता है। क्या हम इसके कुछ उदाहरण देखें? अब स्क्रीन पर एक तालिका दिखाई जाएगी। तालिका की एक तरफ धौंस और धमकी के प्रकार होंगे और दूसरी तरफ उसके प्रभाव होंगे। अगर केवल मन पर उसका प्रभाव पड़ता हो तो आपको मन कहना है। अगर मन और संपत्ति पर उसका प्रभाव पड़ता हो तो आपको मन और संपत्ति कहना है। आशा है कि अब आप समझ गए होंगे। क्या आप तैयार हैं? धौंस और धमकी के प्रकार। शरीर पर, मन पर, संपत्ति पर। किसी चीज से मारना, घूसा मारना, झगड़ना, क्रोध में
जोर जोर से कुछ कहना, किसी को खरोचना, चिकोटी काटना, किसी को लात मारना, धक्का देना, अलग करना, बाहर निकालना, छीनना, चीजें तोड़ना। बहुत बढ़िया छात्रों। तो हमने ये जाना कि धमकी और धौंस से शारीरिक, मानसिक और शाब्दिक रूप से कष्ट पहुंचता है। आइए अब जाने कि सताए हुए व्यक्ति पर इसका क्या असर पड़ता है। जब किसी ने आपको धमकाया या धौंस जमाई तो आपको कैसा लगा? आपको इस भावना से संबंधित शब्द एक कागज पर लिखने हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको धमकाया और आपको उससे डर लगा तो आपको डर लिखना है। अपनी भावनाएं खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। आपको बहुत दुख पहुंचा होगा। हमने अपने जीवन में धौंस और धमकी से जुड़ी कई घटनाओं के बारे में सुना और पढ़ा है। धौंस और धमकी से सताए हुए व्यक्ति पर बहुत असर पड़ता है। आइए इसके बारे में और जानें। सताए हुए व्यक्ति पर किस तरह का असर पड़ता है? गहरी उदासी, डर, अकेलापन, चिंता, आत्मसम्मान की कमी, शारीरिक बीमारियां, आत्महत्या करने के विचार। आमतौर पर हम धौंस और धमकी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर कभी-कभी इसका असर हमेशा के लिए रह जाता है। कभी-कभी कुछ बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं या किसी से बात नहीं करना चाहते। कुछ बच्चों को लगता है कि कोई उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। इस वजह से वे चिंतित और परेशान रह सकते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास कम हो सकता है। इससे उनकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है, जैसे कि बार-बार सिर दर्द होना या फिर कोई और तकलीफ। संवेदनशील व्यक्ति गहरी उदासी का शिकार बन सकते हैं। कुछ लोगों के मन में आत्महत्या करने के विचार भी आ सकते हैं। तो हमने जाना कि सताए हुए व्यक्ति पर किस तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। लोग दूसरों को धौंस या धमकी क्यों देते हैं? इसके कई कारण हैं। आइए यह जानने के लिए हम एक परिस्थिति पर ध्यान दें। निशा और मान्या अच्छे दोस्त हैं। वे दोनों बहुत अच्छा भाषण देते हैं। उन्होंने स्कूल में और स्कूल के बाहर बहुत प्रतियोगिताएं जीती हैं। अनीता में ये कौशल नहीं है, इसलिए वह दोनों को बातूनी कहकर चिढ़ाती हैं। कुछ लोगों को यह सुनकर मजा आता है, इसलिए वे अनीता को उकसाते हैं ताकि वह निशा और मान्या को चिढ़ाए। अनीता निशा और मान्या को धमकाती है कि अगर उन्होंने चिढ़ाने वाली बात शिक्षिका को कही तो वह उन्हें पीटेगी। एक दिन एक प्रतियोगिता में मान्या निशा से हार जाती है। फिर मान्या भी अनीता के साथ निशा का मजाक उड़ाने लगती है, पर निशा उनकी बात पर ध्यान नहीं देती। इस उदाहरण से क्या आप समझ पाएं कि धमकी और धौंस की शुरुआत कैसे होती है? क्या हम उन कारणों की सूची बनाएं जिनकी वजह से धमकी और धौंस की शुरुआत होती है? खुद को दूसरों से कम समझना, लोगों के बीच में जो अंतर या भेदभाव होते हैं उन्हें स्वीकार न कर पाना, ऐसा मानना कि धौंस
और धमकी देने में मजा आता है। दूसरों का ध्यान खींचना। जो लोग धौंस और धमकी देते हैं, उनकी नकल उतारने की चाह, अपनी ताकत दिखाने की इच्छा रखना। ईर्ष्या। धौंस और धमकी देने में दूसरों का साथ देना, किसी की धमकी या धौंस का शिकार होना। कुछ लोगों को दूसरों का ध्यान खींचना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को यह लगता है कि धौंस और धमकी देने से वे ताकतवर दिखेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि इससे वे लोगों के बीच मशहूर हो जाएंगे। कभी-कभी ईर्ष्या की वजह से भी लोग ऐसा करते हैं। जब वे किसी के पास कोई अच्छी चीज देखते हैं, जैसे कि पेन या पेंसिल, तो वो जबरदस्ती उसे पाना चाहते हैं। कभी कोई कमजोर व्यक्ति मिल जाए तो अपनी ताकत दिखाने के लिए लोग उसे दूसरों से अलग करने की कोशिश करते हैं। किसी व्यक्ति के तौर तरीके औरों से अलग हों तो कुछ लोगों को उसे चिढ़ाने में मजा आता है। कुछ लोग बदला लेने के लिए दूसरों को बदनाम करते हैं और उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कहते हैं। कुछ लोगों के परिवार में कोई हिंसा हुई हो या उनका बचपन दुखी रहा हो तो उस वजह से भी लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऐसा करने में आनंद आता है, पर ज्यादातर लोग ऐसे ही मजा लेने के लिए धौंस और धमकी वाले काम करते हैं। वे ये नहीं जानते कि ऐसा करने से किसी पर हमेशा के लिए बुरा असर पड़ सकता है। आइए अब हम धौंस और धमकी के प्रभाव को समझने के लिए एक कार्यकलाप करें। अब मन में उन घटनाओं के बारे में सोचिए जब आपने किसी को धमकी या धौंस से परेशान किया था। क्या आप इसके बारे में अपने दोस्तों को बता सकते हैं? जो लोग ये बात दूसरों को नहीं बताना चाहते, वे कुछ मिनटों के लिए इसके बारे में मन में सोच सकते हैं। अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। धौंस और धमकी वाले काम दो धारी तलवार की तरह होते हैं। इससे धौंस जमाने वाले और धौंस सहने वाले व्यक्ति दोनों पर नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि अगर बचपन में लोग धौंस और धमकी वाले कामों से जुड़ जाते हैं तो बड़े होकर उनका व्यवहार गुस्सैल और गैर कानूनी होने लगता है। अगर इसका असर सब पर पड़ता है तो क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमें धौंस और धमकी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आइए हम एक गीत सुने जिसमें बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए। कृपया खड़े हो जाइए। दूर रहो, असभ्यता से दूर रहो। अंकुर से उखेड़ो उसको, अंकुर से उखेड़ दो। दूर रहो, असभ्यता से दूर रहो। अंकुर से उखेड़ो उसको, अंकुर से उखेड़ दो। शब्द और कार्य से दूसरों की भावना को ठेस न पहुंचा के असभ्यता से दूर रहो। शब्द और कार्य से दूसरों की भावना को ठेस न पहुंचा के असभ्यता से दूर रहो।
रहो, असभ्यता से दूर रहो, अंकुर से उखेड़ो उसको, अंकुर से उखेड़ दो। दूर रहो, दूर रहो, असभ्यता से दूर रहो, अंकुर से उखेड़ो उसको, अंकुर से उखेड़ दो। बात करके, विनती करके, आदर करके, असभ्यता से दूर रहो। बात करके, विनती करके, आदर करके, असभ्यता से दूर रहो। दूर रहो, दूर रहो, असभ्यता से दूर रहो, अंकुर से उखेड़ो उसको, अंकुर से उखेड़ दो। दूर रहो, दूर रहो, असभ्यता से दूर रहो, अंकुर से उखेड़ो उसको, अंकुर से उखेड़ दो। विनम्र बन के, ध्यान लगा के, परिणाम सोचकर असभ्यता से दूर रहो। विनम्र बन के, ध्यान लगा के, परिणाम सोचकर असभ्यता से दूर रहो। दूर रहो, दूर रहो, असभ्यता से दूर रहो, अंकुर से उखेड़ो उसको, अंकुर से उखेड़ दो। दूर रहो, दूर रहो, असभ्यता से दूर रहो, अंकुर से उखेड़ो उसको, अंकुर से उखेड़ दो। धन्यवाद। इस गीत से हमें क्या संदेश मिलता है, आइए जानें। हमें ऐसा कुछ भी कहना या करना नहीं चाहिए जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। अगर हमें कोई हरकत पसंद ना हो तो हमें वो हरकत दूसरों के साथ भी नहीं करनी चाहिए। अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। धौंस और धमकी वाली भावनाओं को शुरू होने से पहले ही रोक देना चाहिए। पर दूसरे लोग ऐसे काम करते रहें तो हमें क्या करना चाहिए, आइए इसके बारे में जानें। क्या सारी उंगलियां एक बराबर होती हैं? नहीं ना। यह तो स्वाभाविक है। हम भी किसी और व्यक्ति जैसे नहीं हो सकते, हमारे करीबी दोस्तों के जैसे भी नहीं। जो लोग धौंस और धमकी देते हैं वे ऐसी छोटी छोटी बातों का पहाड़ बना देते हैं। हर व्यक्ति के शौक, रंग रूप और आदतें अलग होते हैं, इसलिए किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ कैसे निपटना चाहिए, आइए इसके बारे में जानें। कुछ लोग आपका और आपके कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं। आप क्या करेंगे? वहां से भाग जाएंगे और छिप जाएंगे या फिर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे? मैं वहां से भागकर छिप जाऊंगा या जाऊंगी। मैं उस व्यक्ति पर और उसके व्यवहार पर ध्यान नहीं दूंगा या दूंगी। धौंस और धमकी से निपटना मुश्किल होता है, पर आपको यह याद रखना है कि परेशानी का कारण आप नहीं हैं, धौंस जमाने वाला व्यक्ति है। सुरक्षित महसूस करना आपका अधिकार है। ज्यादातर घटनाओं में धौंस जमाने वाले व्यक्ति पर ध्यान न देना ठीक रहता है। जब सामने वाला कमजोर पड़ जाता है तो इससे धौंस जमाने वाले व्यक्ति को ताकत मिलती है, पर आप उस पर ध्यान ही ना दें तो वो आपको परेशान करने का प्रयास छोड़ देगा। उदाहरण के लिए, राजेंद्र थोड़ा मोटा है, इसलिए उसके दोस्त उसे राजन लड्डू कहकर बुलाते हैं। उसे यह बात अच्छी नहीं लगती, पर बाद में उसने उन पर ध्यान देना छोड़ दिया। तब उन्होंने भी राजेंद्र को उस नाम से चिढ़ाना छोड़ दिया। हमें किसी भी धौंस और धमकी पर और धौंस जमाने वाले पर
ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर से कहिए, हमें किसी भी धौंस और धमकी पर और धौंस जमाने वाले पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपके ध्यान न देने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति धौंस जमाता रहे तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आप उसका मुकाबला करेंगे या फिर किसी समूह में शामिल होकर उससे बचने की कोशिश करेंगे? मैं उसका मुकाबला करूंगा या करूंगी। मैं किसी समूह में शामिल होकर उससे बचने की कोशिश करूंगी या करूंगा। आमतौर पर धौंस जमाने वाले लोग ऐसे लोगों को परेशान नहीं करते जो किसी समूह में हो। वे छोटे उम्र के लोगों को परेशान करते हैं जो अकेले घूम रहे हों या फिर नई जगह पर हो। अगर हम एक समूह में अपने दोस्तों के साथ हों तो धौंस जमाने वाले व्यक्ति शायद हम तक पहुंचने की कोशिश ना करें। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? कार्तिक अपनी नानी से मिलने जा रहा है। रास्ते में वो देखता है कि एक व्यक्ति दूर से किसी को धमका रहा है। तो व्यक्ति दौड़कर एक बस में चढ़ जाता है। कार्तिक देखता है कि धमकी देने वाला व्यक्ति उसकी तरफ आ रहा है। उसके डर से कार्तिक पास में खड़े कुछ लोगों के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। क्या आप में से कुछ छात्र इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? कृपया स्वेच्छा से आगे आ जाएं। बहुत बढ़िया किया, धन्यवाद। ध्यान न देने के बावजूद अगर कोई आपको परेशान करना चाहे तो वहां से बच के निकल जाना चाहिए। धौंस और धमकी देने वाले से बचने के लिए उस पर और उसकी धमकियों पर ध्यान न देते हुए वहां से चले जाना चाहिए। फिर से कहिए, धौंस और धमकी देने वाले से बचने के लिए उस पर और उसकी धमकियों पर ध्यान न देते हुए वहां से चले जाना चाहिए। आपकी क्लास का एक छात्र आपको चिढ़ाता रहता है। आप उस पर ध्यान नहीं देते, पर वो फिर भी ऐसा करता है। आप क्या करेंगे? क्या आप उसे पीटेंगे या फिर दृढ़ता से उसे कहेंगे कि वह ऐसा ना करे? मैं उसे पीटूंगा या पीटूंगी। मैं दृढ़ता से उसे कहूंगा या कहूंगी कि वह ऐसा ना करे। कई लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए कठोर और ताकतवर दिखने की कोशिश करते हैं। अगर हम उनके साथ दृढ़ता से बात करें तो वे हमें परेशान नहीं कर पाएंगे। आइए ये समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। जब बलदेव स्कूल के मैदान में खेलने जाता है तो करीम उसे चिढ़ाता है, पर बलदेव उस पर ध्यान नहीं देता। एक दिन बलदेव सोच लेता है कि वह करीम का सामना करेगा। जब करीम उसे छेड़ने और चिढ़ाने लगता है तो बलदेव उसके चेहरे के सामने जाकर दृढ़ता से कहता है, देखो, अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं शिक्षिका से शिकायत कर दूंगा। बलदेव की गंभीर आवाज सुनकर वो चुपचाप वहां से चला जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पहले हमें धमकी और धौंस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पर इससे बात न बने तो हमें धौंस जमाने वाले व्यक्ति को दृढ़ता से मना करना चाहिए। धौंस जमाने वाले व्यक्ति से निपटने के लिए हमें उसके साथ दृढ़ता से पेश आना चाहिए। फिर से कहिए, धौंस जमाने वाले व्यक्ति से निपटने के लिए हमें उसके साथ दृढ़ता से पेश आना चाहिए।
मान लीजिए कि बड़ी कक्षा में पढ़ने वाला कोई छात्र आपका खाना या आपकी चीजें छीन रहा है। आप उसकी बातों पर ध्यान ना दें, उसके साथ दृढ़ता से बात करें, फिर भी वो आपको परेशान करे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप किसी और बड़े छात्र को बुलाकर उसे धमकाएंगे या फिर किसी समझदार और विश्वसनीय व्यक्ति से मदद लेंगे? मैं किसी और बड़े छात्र को बुलाकर उसे धमकाऊंगा या धमकाऊंगी। मैं किसी समझदार और विश्वसनीय व्यक्ति जैसे कि शिक्षक, माता-पिता की मदद लूंगा या लूंगी। जब सारे तरीके अपनाने के बाद भी कोई आप पर धौंस जमाए, तो बड़ों की मदद लेना ठीक रहता है। अगर आप अपनी परेशानी के बारे में बोलकर नहीं बता सकते, तो उसे लिखकर समझाया जा सकता है। अगर आपको लगे कि बात बहुत गंभीर है, तो आप पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। किसी और छात्र को बुलाकर दूसरों को धमकाना उचित नहीं होगा। ऐसा करने से जरूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति आपको परेशान करना बंद कर दे। धमकी और धौंस से निपटने के लिए किसी और को धमकी देना उचित नहीं होगा। इससे समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए बड़ों की मदद लेना ही सबसे अच्छा होता है। धौंस जमाने वाले व्यक्ति से निपटने के लिए हमें बड़ों की मदद लेनी चाहिए, जिन पर हमें विश्वास हो। आइए फिर से कहें, धौंस जमाने वाले व्यक्ति से निपटने के लिए हमें बड़ों की मदद लेनी चाहिए, जिन पर हमें विश्वास हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा दी गई धमकी और धौंस से कैसे निपटना चाहिए। क्या आप में से कोई छात्र धौंस से निपटने के तरीकों को एक बार दोहराएगा? धौंस जमाने वाले व्यक्ति और धमकी व धौंस से निपटने के लिए धौंस जमाने वाले व्यक्ति पर ध्यान ना दें, धौंस जमाने वाले व्यक्ति से दूर रहें, अपनी बात दृढ़ता से कहें। धमकी और धौंस ना रोके तो किसी जिम्मेदार और विश्वसनीय व्यक्ति से मदद लें। क्या अब हम एक शपथ लें? कृपया खड़े हो जाएं। कृपया खड़े हो जाएं। सीधे खड़े हो जाओ। सामने देखिए। अपना सीधा हाथ छाती पर रखिए। अब मैं शपथ पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। कृपया तेज और स्पष्ट आवाज में मेरे बाद दोहराइए। आप तैयार हैं? सभी छात्र मेरे मित्र हैं। सुरक्षित महसूस करना सबका अधिकार है। इसलिए हम कभी भी किसी को नहीं धमकाएंगे, ना ही किसी पर धौंस जमाएंगे। अगर कोई हमें धमकाए या हम किसी और को धमकी या धौंस का शिकार बनते देखें, तो हम दृढ़ता से उसे रोकेंगे। अगर इससे परेशानी दूर ना हो, तो हम किसी विश्वसनीय व्यक्ति की मदद लेंगे।
मुझे यकीन है कि शपथ लेने के बाद आप में से कोई भी व्यक्ति धमकी और धौंस से जुड़ी हरकत नहीं करेगा। क्या हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? कुछ लोग ऐसे ही मजा लेने के लिए धमकी देते हैं या धौंस जमाते हैं। वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी दूसरे व्यक्ति को धमकाते या उसका मजाक उड़ाते हैं। धमकी और धौंस शाब्दिक या शारीरिक हो सकते हैं। इनसे शरीर, मन और संपत्ति को हानि पहुंचती है। धौंस जमाने वाले व्यक्ति लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए आक्रामक व्यवहार करते हैं। धौंस और धमकी वाले काम दो धारी तलवार की तरह होते हैं। इसमें धौंस जमाने वाले और धौंस सहने वाले दोनों व्यक्तियों पर नकारात्मक असर पड़ता है। समानुभूति और मैत्रीपूर्ण वार्तालाप द्वारा धमकी और धौंस को दूर रखा जा सकता है। धमकी और धौंस से निपटने के कुछ आसान तरीके हैं। ध्यान न देना, दूर रहना, दृढ़ता से बात करना और विश्वसनीय लोगों की मदद लेना। बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। क्या अब हम कुछ गृह कार्य लिख लें ताकि हमें ये बातें अच्छी। प्रश्न 1, आपके दोस्त आपको उकसा रहे हैं कि आप क्लास में आए एक नए छात्र को चिढ़ाएं। आप क्या करेंगे? जवाब, मैं अपने दोस्तों से कहूंगा या कहूंगी कि ये गलत है। मैं उसे चिढ़ाने से मना कर दूंगा या दूंगी। मैं अपने दोस्तों के साथ उसे चिढ़ाऊंगा या चिढ़ाऊंगी। प्रश्न 2, आपके एक दोस्त को भूलने की आदत है, इसलिए आपके दूसरे दोस्त उसे चिढ़ाते हैं। आप क्या करेंगे? जवाब, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा या रहूंगी। मैं अपने दोस्तों को चेतावनी दूंगा या दूंगी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपने दोस्तों के साथ उसे चिढ़ाऊंगा या चिढ़ाऊंगी। प्रश्न 3, स्कूल के बड़े छात्र रोज आपके खाने का डिब्बा छीनकर ले जाते हैं। आपके मना करने पर भी वे ऐसा करते हैं। आप उन्हें क्या कहेंगे? जवाब, मैं जोर से रोऊंगा या रोऊंगी। मैं उन्हें देखकर भाग जाऊंगा या जाऊंगी। मैं इसके बारे में शिक्षक को बताऊंगी और उनकी मदद लूंगा या लूंगी। आपको इन सब प्रश्नों के उचित उत्तर चुनकर लाने हैं। अगली क्लास में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? क्या हम सत्र समाप्त करने से पहले आज का गीत फिर से गाएं? कृपया खड़े हो जाइए।
दूर रहो, असभ्यता से दूर रहो, अंकुर से उखेड़ो उसको, अंकुर से उखेड़ दो। दूर रहो, असभ्यता से दूर रहो, अंकुर से उखेड़ो उसको, अंकुर से उखेड़ दो। शब्द और कार्य से दूसरों की भावना को ठेस न पहुंचा के असभ्यता से दूर रहो। शब्द और कार्य से दूसरों की भावना को ठेस न पहुंचा के असभ्यता से दूर रहो। दूर रहो, असभ्यता से दूर रहो, अंकुर से उखेड़ो उसको, अंकुर से उखेड़ दो। दूर रहो, असभ्यता से दूर रहो, अंकुर से उखेड़ो उसको, अंकुर से उखेड़ दो। बात करके, विनती करके, आदर करके असभ्यता से दूर रहो। बात करके, विनती करके, आदर करके असभ्यता से दूर रहो। दूर रहो, असभ्यता से दूर रहो, अंकुर से उखेड़ो उसको, अंकुर से उखेड़ दो। दूर रहो, असभ्यता से दूर रहो, अंकुर से उखेड़ो उसको, अंकुर से उखेड़ दो। विनम्र बन के, ध्यान लगा के, परिणाम सोचकर असभ्यता से दूर रहो। विनम्र बन के, ध्यान लगा के, परिणाम सोचकर असभ्यता से दूर रहो। दूर रहो, असभ्यता से दूर रहो, अंकुर से उखेड़ो उसको, अंकुर से उखेड़ दो। दूर रहो, असभ्यता से दूर रहो, अंकुर से उखेड़ो उसको, अंकुर से उखेड़ दो। धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, फिर मिलेंगे।